नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में पहली महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा से। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा शुक्रवार को शहर के 63 केंद्रों पर 2 पालियों में सकुशल संपन्न हुई। पहले दिन जिले में लगभग 80% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 20% अनुपस्थित रहे। केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। अभ्यर्थियों को कई स्तर पर जांच के बाद केंद्र में प्रवेश दिया गया। वहीं पुलिस अफसर और सुरक्षा एजेंसियां भी परीक्षा को लेकर सतर्क रहीं। शहरी क्षेत्र के 63 स्कूलों में बनाए गए केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। दोनों ही पालियों में 22,872 अभ्यर्थी यानी कुल 45,744 परीक्षार्थी पहले दिन की परीक्षा में पंजीकृत थे। इनमें से लगभग 36,500 अभ्यर्थी यानी 80% परीक्षा में शामिल हुए, जबकि लगभग 9,000 यानी 20% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सुबह से ही चौकन्ना रहा। केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन के अफसर तैनात रहे। केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। अगली सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इस आयोग का गठन बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी की संस्तुति पर मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष के लिए लगभग 60 आवेदन आए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के लोक भवन स्थित कार्यालय में रविवार को साक्षात्कार होगा। इसमें अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम रहेंगे। अगली सूचना में बात करेंगे घाट पर नावों की टक्कर से गंगा में डूबे शिक्षक की। नासरीगंज घाट पर शुक्रवार की सुबह नाव पर चढ़ने के दौरान दूसरी नाव की टक्कर से लड़खड़ाए एक शिक्षक गंगा में गिरकर डूब गए। अमानवीय ये रहा कि हाथ में हेलमेट लहराते हुए बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी नाविक ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। देखते ही देखते शिक्षक घाट के निकट ही गंगा में समा गए। हादसे के बाद घाट पर मौजूद सारे नाविक भाग निकले। इस घटना के बाद सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में शिक्षकों, कर्मचारियों और बच्चों के आवागमन के लिए सरकारी नाव की व्यवस्था कराने का आदेश शिक्षा विभाग ने दिया है। नाव पर लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने को कहा गया है। घाटों पर गोताखोरों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि लाइफ जैकेट की खरीद जिला प्रशासन करेगा। साथ ही जिलाधिकारियों से कहा गया है कि शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं के विद्यालय जाने और फिर लौटने के लिए निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए इस पर होने वाले खर्च आपदा प्रबंधन के माध्यम से नहीं होने की स्थिति में इसका वहन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राशि की मांग की जाएगी। यह मात्र अगस्त और सितंबर के लिए मुख्य रूप से लागू होगा। कुछ कारणों से अगर ऐसे शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो विलंब से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी। इसमें 1 घंटे से ज़्यादा विलंब न हो। अगली सूचना BPSC सक्षमता परीक्षा से है। कठिन सवालों में उलझे शिक्षक अभ्यर्थी। हिंदी के शिक्षक व्याकरण के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। किसी को कंप्यूटर पर बटन दबाने में दिक्कत हुई तो किसी शिक्षक को कंप्यूटर पर उत्तर देने में दिक्कत हो रही थी। सक्षमता परीक्षा देकर बाहर निकले शिक्षकों ने बताया कि परीक्षा में प्रश्न कठिन थे, कई प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाए। बिहार बोर्ड की माने तो परीक्षा के दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में पूरे बिहार से 85,000 शिक्षकों ने फॉर्म भरा था। इसमें 90% परीक्षार्थी शामिल हुए। आपको बताते चलें कि सक्षमता परीक्षा में जिस विषय के जो शिक्षक हैं उन्हें उसी विषय की परीक्षा में शामिल होना था। ऐसे में अपने ही विषय के प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षक फंस गए।
अगली सूचना एसएससी सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा से संबंधित है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल टीयर 1 9 से 26 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। यह परीक्षा यूपी और बिहार के 18 जिलों में 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। टीयर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए दोनों प्रदेशों में 89 केंद्रों पर 8,81,582 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 61 परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ 6,16,306 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं बिहार के 28 केंद्रों पर 2,65,276 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सुबह 9 बजे से 10 बजे, दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे और शाम 4 से 5 बजे की पाली में परीक्षा होगी। प्रयागराज में 10 केंद्रों पर 89,496 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से है। चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू हो गई है। दोनों पक्ष प्रभावित न हो, इस पर फोकस करके काम किया जा रहा है। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का वक्त लगेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज़्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनाने के बाद नौकरी कर रहे अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, उनको किस तरह समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग का फोकस इस बात पर है कि दोनों पक्ष प्रभावित न हों। इस कवायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी सभी सूची को रद्द करते हुए शिक्षक भर्ती की नए सिरे से सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर विभाग को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। तमाम कोशिशों के बाद भी दिक्कतें कम नहीं हैं। विभाग अगर 4 साल से नौकरी कर रहे प्रभावित शिक्षकों को फिर से समायोजित करता है तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या नहीं, या इनको कोई वेटेज दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इन शिक्षकों की वरिष्ठता बनी रहेगी या नए सिरे से उनकी नौकरी शुरू होगी। इतना ही नहीं, समायोजित शिक्षकों को फिर से जिलों का आवंटन होगा या वह पूर्व की जगह पर नौकरी करेंगे। इन सवालों के जवाब विभागीय अधिकारी खोजने में लगे हैं। यही वजह है कि पिछले 4 साल से चर्चा का केंद्र बनी भर्ती में शासन और विभाग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अगली सूचना संघ लोक सेवा आयोग से है। संघ लोक सेवा आयोग 2025 के परीक्षा कैलेंडर को संशोधित किया है। संशोधित कैलेंडर में कई परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध संशोधित कैलेंडर के अनुसार सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 25 मई को होगा। इसके लिए 22 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त से होगा। इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक लिए जाएंगे और परीक्षा 9 फरवरी को होगी। एनडीए, एनए और सीडीएस 1 की परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अगली सूचना एससी एसटी एक्ट से संबंधित है। एससी एसटी एक्ट अपमानित करने की मंशा पर ही लागू हो। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एससी एसटी एक्ट के तहत सिर्फ इस तथ्य पर अपराध स्थापित नहीं होगा कि शिकायतकर्ता एससी एसटी समुदाय से हैं। अपराध तब बनेगा जब अपमानित करने की मंशा हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मरुनादन मलयाली चैनल चलाने वाले यूट्यूबर साजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। स्कारिया ने विधायक पीवी श्रीनिजन द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में केरल हाई कोर्ट द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने की चुनौती दी थी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है दीक्षांत समारोह के लिए भारतीय पोशाक तैयार होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र के अधीन आने वाले सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों को दीक्षांत समारोह के लिए अपनी अलग पोशाक तैयार करने को कहा है। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि मौजूदा समय में भी अंग्रेजों के ज़माने में शुरू की गई पोशाक दीक्षांत समारोह में पहनी जा रही है, जो गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। संस्थानों से कहा गया है कि वे इसके लिए भारतीय पोशाक तैयार करें। यह पोशाक उस राज्य की परंपरा के अनुरूप भी होनी चाहिए जहां संस्थान स्थित हैं।
अगली सूचना जून में रोजगार के अवसरों में आने वाली गिरावट से संबंधित है। देश में जून माह में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में मई की तुलना में हल्की गिरावट का संकेत है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट भारत में पेरोल रिपोर्टिंग एक रोजगार परिप्रेक्ष्य जून 2024 में कहा गया है कि इस वर्ष जून में कर्मचारी भविष्य निधि में 10,24,851 नए अंशधारक जुड़े, जबकि मई 2024 में ईपीएफ से जुड़े नए अंशधारकों की संख्या 10,31,982 थी। मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में ईपीएफ से जुड़े अंशधारकों की संख्या 1,09,93,119 थी। और इसी के साथ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।